गुड इवनिंग एवरीवन। एसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कृषि विज्ञान के 12वीं क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ा था। अब उसका अगला टॉपिक था कि मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक करके पॉइंट कि मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता क्या है और उसके बीच में अंतर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वो एक एक करके हम डिटेल इसको अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मृदा उर्वरता, है ना। मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्य रूप में उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन प्रदान करने की क्षमता को हम मृदा उर्वरता कहते हैं। वापस एक बार देखो, रिपीट करते हैं। मृदा वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप उचित मात्रा में उपयुक्त संतुलन प्रदान करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता। देखिए समझे, पादप वृद्धि मतलब पौधे की वृद्धि के लिए फेवरेबल कंडीशन के अंदर मृदा के द्वारा मतलब सोइल के द्वारा एक जो बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसको नेसेसरी न्यूट्रिशन है, वो अवेलेबल रूप के फॉर्म के रूप में उचित मात्रा में उपयुक्त संतुलन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो भी जितने भी न्यूट्रिशन पौधे के लिए आवश्यक है, वो एक संतुलन अनुपात के अंदर प्रदान करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी? मृदा उर्वरता कहलाएगी। तो आई होप कि ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि मृदा उर्वरता किसे कहते हैं। देखो आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि उपजाऊ भूमि के लिए आवश्यक तत्वों के साथ साथ भूमि में भौतिक दशा, जल व वायु का अनुपात, जीवाणुओं की क्रियाशीलता का उपयुक्त तापक्रम होना आवश्यक है। अच्छी मृदा उर्वरता के लिए क्या चीज की होनी जरूरी है? उपजाऊ भूमि के लिए मतलब अच्छी उर्वर मृदा के लिए क्या जरूरी है? आवश्यक तत्वों के साथ साथ भूमि की भौतिक दशा। केवल ये नहीं है कि आवश्यक पोषक तत्व, बेनिफिशियल जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, वो ही मतलब आवश्यक पोषक तत्व है वही जरूरी है। उसके साथ साथ मृदा की भौतिक दशा और जल और वायु संचार भी मृदा के अंदर क्या अच्छा होना चाहिए। और वायु संचार का अनुपात, जीवाणुओं की क्रियाशीलता, जैसे मृदा के अंदर शैवाल है, कवक है, फंगस है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? क्रियाशीलता अच्छी होनी चाहिए। उपयुक्त तापक्रम भी आवश्यक है, उसके अंदर टेम्परेचर का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छी मृदा उर्वरता के गुण होना चाहिए कि कौन सी मृदा उर्वरता के अंदर कौन किस प्रकार के गुण होने चाहिए। सामान्यतः उपजाऊ मृदा उत्पादक होनी चाहिए, किंतु यह सभी दशाओं में सत्य नहीं है। सामान्यतः उपजाऊ मृदा उत्पादक होनी चाहिए, किंतु यह तथ्य सभी दशाओं में सत्य नहीं है। क्यों? अब आगे हम देखेंगे। इस जितनी भी मृदा है वो उपजाऊ मृदा कैसी होनी चाहिए? उत्पादक होनी चाहिए, लेकिन सभी कंडीशन में ये जो तथ्य है वो सही नहीं है। क्यों? कि मौसम की प्रतिकूल दशाओं में जैसे ओला, पाला, तूफान, बीमारियां आदि के द्वारा फसल नष्ट हो जाती है। इनके द्वारा क्या हो जाती है? फसल नष्ट हो जाती है। मतलब जितनी भी ये प्राकृतिक आपदा है, पाला है, तूफान है, बीमारी है, या फिर कीट का प्रकोप हो गया, तो इससे क्या होगी? फसल नष्ट हो जाएगी। फसल नष्ट होने से भूमि उपजाऊ है, भूमि के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन है, उपजाऊ होते हुए भी क्या वो होगी? उत्पादक नहीं कहलाएगी, मतलब अच्छा प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं कहलाएगी। तो ये था इसका कारण कि क्यों नहीं होगी। मृदा उत्पादक होनी चाहिए। जो उपजाऊ मृदा है, वो मृदा जो उर्वर मृदा है वो उपजाऊ उत्पादक होनी चाहिए, लेकिन सभी दशा में सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका ये रीजन है, यदि प्राकृतिक प्रतिकूल दशाएं नहीं हो उसकी, जैसे ओला, पाला, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो नष्ट हो जाती है फसलें, तो उपजाऊ होने के बाद मृदा उर्वर है लेकिन वो उत्पादक नहीं कहलाएगी। तो ये थी किस कारण से ये तथ्य सही नहीं है। अब आगे हम पढ़ेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं? तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कितने कारक हैं? दो कारक है, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। अब देखिए, पहला प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, नेचुरल फैक्टर कौन कौन से हैं, पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मटेरियल। एक एक करके हम आगे डिटेल के अंदर डिटेलिंग पढ़ेंगे। पैतृक पदार्थ जो मतलब जो मिट्टी है वो कौन से पैतृक पदार्थों से बनी है। स्थल आकृति, टोपोग्राफी, कोई जमीन कैसी है, समतल है, ढालू है, पहाड़ी है, किस प्रकार की उसकी आकृति है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, मृदा को उर्वरता को प्रभावित करेगी। मृदा की वायु, सोइल एज, मृदा के अंदर वायु संचार अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। जलवायु भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी, क्योंकि वहां भी जलवायु कैसा है, वहां का तापमान कैसा है,
मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल मृदा संरचना होती है उसकी गहराई कितनी है वो भी देखी जाएगी। आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मृदा वाला उसके अंदर आपको सारी डिटेल मृदा प्रोफाइल की होती है, लेकिन 11वीं के अंदर हमने डिटेल के अंदर इसको पढ़ा था। मृदा की भौतिक दशा, मतलब उसकी भौतिक दशा कैसे है, जैसे मृदा की जल धारण क्षमता कैसी है, वायु संचार कैसा है, तो ये सारे के सारे गुण हैं। मृदा की भौतिक दशा भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी है, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी है, जल रिसाव और मृदा के अंदर तो वायु संचार अच्छा है, रंध्रावकाश कम है, छोटे हैं, तो ये सारे चीज ये भौतिक गुणों के अंदर आते हैं। यदि भौतिक दशा अच्छी है तो मृदा उर्वरता भी अधिक होगी। एक एक करके हम आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे। अब है कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं? पहला है जल क्रांति। कौन सा है? जल क्रांति, वाटर लॉगिंग, मतलब उसका जल रिसाव कैसा है, अगर उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम है, अगर जल रिसाव अच्छा नहीं है तो ये भी कारण हो सकता है कृत्रिम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला, क्योंकि वहां की जमीन क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी वहां के अंदर। तो ये फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम अच्छा है कि नहीं, आपका क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने जो फसल चक्र अपना रहे हैं उसके अंदर आप हर बार दलहनी फसलों के अंदर प्रयोग में ले रहे कि नहीं ले रहे। तो ये क्रॉपिंग सिस्टम भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। हम एक एक करके उसको आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मृदा पीएच, मृदा पीएच का भी अच्छा होना, सही होना जरूरी है, तो ये भी किसको, मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा, मृदा के अंदर कई मृदाओं के अंदर क्या ज्यादा हम केमिकल और रसायन का प्रयोग करने से सूक्ष्म जीवों की मात्रा के अंदर कमी आ जाती है, तो ये क्या, इससे भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। अब आगे देखते हैं मृदा का में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। वो जिस मृदा के अंदर मृदा उर्वरता के देख रहे हैं उस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। अब लास्ट में मृदा जुताई की विधि एवं समय। आप मृदा की जो जुताई कर रहे हो, फ्लावरिंग कर रहे हो, वो किस विधि से कर रहे हो और कौन से समय कर रहे हो, तो ये भी एक चीज के अंदर डिपेंड करेगी। तो ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले सारे कारक हमने देखे, एक एक करके हम इसको सारे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे सारे एक एक करके कारक को पढ़ेंगे, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। पहला कारक था, पहले लिख लेते हैं वापस, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें पहला कारक था पैतृक पदार्थ, ठीक है, पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। अब इसके अंदर देखो, मृदा की उर्वरता, मृदा उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। क्यों, आपको बताऊंगा मैं। मृदा की उर्वरता वो पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। क्यों, आप देखते हैं, यदि मृदा का पैतृक पदार्थ पोषक तत्व अधिक है, यदि मृदा का जो पैतृक पदार्थ है, मतलब जिस चट्टान से बनी है उस चट्टान के अंदर, या फिर जिस मृदा का निर्माण जिससे हुआ है वो पेरेंटल मटेरियल, उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी है, पोषक तत्वों की मात्रा, यदि मृदा में मृदा के पैतृक पदार्थ में पोषक तत्व अधिक हैं तो उससे निर्मित मृदा उपजाऊ होगी। क्या होगी, उर्वर होगी या उपजाऊ होगी। देखो क्या होगा, अगर जिस पैतृक पदार्थ है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा यदि अधिक है, इस मृदा का निर्माण हुआ है उस निर्माण के अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा यदि अधिक है तो वो मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी। पहला तो ये। दूसरा आप देखते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और बालू पत्थर के अपक्षय के द्वारा बलू मृदा का निर्माण होता है। अम्लीय दो होती है, एक अम्लीय होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों और
बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। दो चीज सीखने को मिलेगी आपको, बलुई मृदा का निर्माण होगा। अब आपको कभी पूछा जाए कि बलुई मृदा का निर्माण किस प्रकार से या किस चट्टानों से होता है, तो आप कह सकते हैं आप कौन सी चट्टानों से, आग्नेय चट्टान निर्माण होता है। अब देखो, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और बालू पत्थर के अपक्षय से मतलब टूटने से, है ना, बलुई मृदा का निर्माण होता है। अगर इस मृदा का निर्माण होगा तो इसके अंदर क्या होगा, सार की मात्रा कम होगी, सारीय होगी, ये सार की मात्रा क्या होगी, मतलब सॉरी अम्लीय होगी, लेकिन सार की मात्रा क्या होगी, कम होगी, कम होगी, तथा इन मृदा उर्वरता कम होगी, तथा इनकी मृदा उर्वरता क्या होगी, मृदा उर्वरता कम होगी। ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, अम्लीय आग्नेय चट्टान और बालू पत्थर के अक्षय के द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है और सार मात्रा की मात्रा कम होती है और इसके कारण से मृदा उर्वरता क्या होगी, कम होगी। अब देखो तीसरा पॉइंट इसका है, सारी एवं अवसादी चट्टानों के अक्षय से। अब देखो ये सारी पहले अम्लीय पढ़ा था हमने, अब देखेंगे सारी और अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से के अपक्षय से बाहरी मृदा का निर्माण होता है, मृदाओं का निर्माण होता है, बाहरी मृदाओं का निर्माण होता है जिससे सार की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होगी, सार की मात्रा अधिक होगी, की मात्रा अधिक होगी, जिससे क्या होगी, मृदा उर्वरता अधिक होगी, जिससे मृदा उर्वरता अधिक होगी। ठीक है, अधिक होती है। वापस देखो, अब इसके अंदर क्या, अम्लीय मृदाओं के अंदर आग्नेय चट्टान और बालू पत्थर के अपक्षय के द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है और उसके अंदर सार की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिससे क्या होगी, मृदा उर्वरता कम होगी। लेकिन इसका पेरेंटियल पदार्थ कौन सा है, सारी एवं अवसादी चट्टानों, इसके अंदर से अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर से था, इसके अंदर सारी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदाओं का निर्माण होता है और उसके अंदर सार की मात्रा अधिक होती है, जिससे क्या होता है, मृदा उर्वरता अधिक होती है। तो ये दोनों का कारण था, जो पेरेंटियल मैटर के ऊपर भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से आपका बना है। तो अब ये तो था आपका पैतृक पदार्थ के द्वारा। ठीक है, कौन सा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला पैतृक पदार्थ। अब देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, स्थलाकृति, स्थलाकृति ट्रोपोग्राफी। ठीक है, अब देखो ट्रोपोग्राफी मतलब मृदा की स्थिति कैसी है, समतल है, ढालू है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी आकृति भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। अगर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र की मृदा उर्वरता कम होगी क्योंकि वो रैंकर क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। तो देखो लिख के देखते हैं आप,
निचले भागों की मर्दाएं ऊंचे स्थानों की मर्दाओं के पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इसलिए मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखो इस्तेलाह करती, मैंने पहले बताया कि मृदा समतल है, डालू है, किस प्रकार की है। तो डालू है, पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाओं का क्या होगा, अपचालन होगा। तो वो क्या होगा, अपचालन क्या होगा, मतलब नीचे के स्तरों में आएगा। तो मृदा अपरदन के कारण, वायु के द्वारा, जल के द्वारा अपरदन होता है, उनके कारण से क्या मिट्टी एक स्थान से चलकर क्या दूसरे स्थान पर चली जाएगी और अब कम उपजाऊ होगी, क्योंकि उसके साथ में पोषक तत्व भी नीचे आएंगे। तो निचले भाग होते हैं उसकी मृदाओं की, और जो ऊंचे स्थानों की मृदाएं होती है उसके पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा साथ में पानी के साथ बहकर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जिससे इसलिए क्या हो जाती है, मृदा अधिक उपजाऊ होती है। तो ये कारण होता है कि क्यों अपन जैसे एक देख सकते हैं कि तालाब के अंदर क्या होगा, बहुत से ऊपरी परत उसके अंदर बह के आएगी, तो तालाब के आसपास वाले क्षेत्र की क्या होगी, जमीन क्या होगी, उपजाऊ होगी। तो इस प्रकार से यह है, स्थल आकृति भी क्या करेगी, मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। अब देखो मृदा वायु, मृदा की एज, आयु भी बहुत प्रभावित करेगी। किस प्रकार से, सोइल एज देखते हैं। देखो क्यों कि मान लीजिए हमारे पास एक ही खेत के अंदर लगातार हम कई वर्षों से फसल ले रहे हैं, है ना, तो उसके ऊपर क्या होगी, उसकी उर्वरता कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से मृदा की आयु है वो भी प्रभावित करती है। मृदा आयु के साथ साथ मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। पुरानी मृदाओं की अधिक अपक्षय से लगातार फसलों में उगाने वाले सड़न और अपचालन के कारण उसकी नवीन मृदाओं की अपेक्षा कम होती है। मतलब जो नई मृदा है एक प्रकार से, तो उसके अंदर क्या होगी, मृदा उर्वरता है वो अधिक होगी। देखो मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी होती है। ठीक है, क्या होगी, जैसे आयु ज्यादा होगी तो मृदा उर्वरता के अंदर कमी होगी। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। पुरानी मृदाओं के अंदर, मतलब जो ओल्ड मृदा है, जो कई समय से हम उसके अंदर फसल ले रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, लगातार हम फसलें उगाते हैं। पुरानी मृदा में लगातार फसलें उगाने से उर्वरता क्या हो जाती है, कम होती है। और नवीन मृदाओं में क्या होती है, नवीन मृदाओं में पोषक तत्व अधिक होते हैं और मृदा उर्वरता भी अधिक होती है। ठीक है, क्या है, मृदा आयु के साथ साथ मृदा उर्वरता कमी आएगी, और पुरानी मृदा लगातार फसलें उगाने से क्या होगी, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, और नवीन मृदाओं में पोषक तत्व अधिक होने से मृदा उर्वरता की भी अधिक होगी। तो ये था आपका मृदा उर्वरता। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलवायु। अब देखते हैं जलवायु है वो मृदा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखो जलवायु बहुत महत्वपूर्ण कारक है, ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला क्लाइमेट। देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया के द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे अधिक ऊपरी सतह में उर्वरता कम हो जाती है। तो इसके अंदर देखो अधिक वर्षा से, सिंपल से समझेंगे आपको, मैंने एक बार बताया था, अधिक वर्षा के कारण। अब देखो अधिक वर्षा होगी तो क्या होगा, निस्सालन होगा। निस्सालन होने से क्या होगा, जो निचले संस्तरों में चला जाएगा, जो पोषक तत्व जो बहकर आएंगे वो पानी के साथ साथ रिसाव क्या होगा, नीचे चले जाएगा, निचले संस्तर में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, मृदा उर्वरता कम हो जाएगी। पहला कारण था, देखो
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया के द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह के अंदर उर्वरता कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी के साथ रिसाव होगा और उसके साथ घुलनशील अवस्था के अंदर क्या हो गया, नीचे और नीचे जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन होगा। निक्षालन के साथ क्या होगा, पोषक तत्व है वो भी क्या हो जाएंगे, नीचे संस्तर में चले जाएंगे, जिससे क्या होगी, मृदा उर्वरता कम होगी, उर्वरता कम होगी। ठीक है, अब लास्ट सेकंड पॉइंट है इसका, कम वर्षा वाले क्षेत्र में सारी होगी। अगर बारिश भी कम है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होगा, निक्षालन से नीचे चले जाएंगे, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होगी, सारी, अधिक सारी होगी, है ना, सारी मृदा होगी। अधिक तापक्रम से कार्बनिक पदार्थों का विघटन जल्दी और सरल होता है। अगर तापक्रम अधिक है, ये तो बारिश की बात होगी, अगर तापक्रम अधिक है तो क्या होगा, जल्दी से विच्छेदन होगा, जितने कार्बनिक पदार्थ हैं, पदार्थ का जल्द ही विघटन होना या विच्छेदन होना, और क्या होगा, सरल होगा, विघटन सरल होगा, जिससे मृदा उर्वरता क्या होगी, कम होगी, मृदा उर्वरता कम होगी। देखो पहला क्या था, अधिक वर्षा से क्या होगा, निक्षालन होगा और मृदा के निचले संस्तर में पोषक तत्व चले जाएंगे जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करेंगे। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जमीन सारी हो जाएगी, और तापक्रम यदि अधिक है तो कार्बनिक पदार्थों का जल्दी विघटन हो जाएगा और सरल होगा, जिससे मृदा उर्वरता क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से प्रभावित करेंगे। अधिक तेज वायु से मृदा का अपरदन होने के कारण मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना। अब ये वायु का तेज होना, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, जलवायु तापक्रम, ये मृदा जलवायु के कारक है, ठीक है ना। तो ये वायु के कारण क्या होता है, वायु अपरदन, और इससे क्या होगा, मृदा एक स्थान से क्या चली जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएगी, स्थान चले जाना। ठीक है, इसमें साथ में क्या होगा, ऊपरी परत चले जाएगी, जिससे क्या होगा, पोषक तत्व भी साथ में चले जाएगी। इस प्रकार से ये क्या है, तीनों कारक, जैसे अधिक वर्षा, कम वर्षा, तापक्रम और वायु, ये सारी चीजें क्या है, इसको मृदा उर्वरता को प्रभावित करेंगे। अब देखेंगे मृदा की भौतिक दशा। अब कौन सा कारक है, मृदा की भौतिक दशा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको मृदा के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। भौतिक दशा तो ये अच्छी होनी चाहिए, भौतिक दशा क्या, मृदा की अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अब भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे कि भौतिक की दशा अच्छी है तो किस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। पौधे की बढ़वार, पौधे की बढ़वार, दूसरा वायु एवं जल संचार, जल संचार पर्याप्त होगा, जल धारण क्षमता, ये सब भौतिक गुण है मृदा। जीवाणुओं की क्रियाशीलता, जीवांश पदार्थ की मात्रा, जड़ों का विकास। ठीक है, ये क्या है, मृदा की जितनी भौतिक दशा अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो अगर अच्छी नहीं है तो ये सारी चीजें प्रभावित करेगी। अगर पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, वायु एवं जल संचार पर्याप्त नहीं हो पाएगा, जल धारण क्षमता नहीं होगी, और जीवाणुओं की जो सूक्ष्म जीव है, राइजोबियम है, शैवाल है, कवक है, उनकी क्रियाशीलता बाधित होगी, और जीवांश पदार्थ की मात्रा भी कम होगी, और जड़ों का विकास भी रुक जाएगा। तो मृदा की भौतिक दशा है वो भी क्या है, मृदा को उर्वरता को प्रभावित करती है। तो ये भौतिक गुण मृदा के, जैसे देखो बलुई मृदा के अंदर रंध्रावकाश बड़े होने के कारण निक्षालन अधिक होता है, पोषक तत्व निचले संस्तर रहते हैं। तो रंध्रावकाश ये क्या है, रंध्रावकाश बलुई मृदा होती है, उसके रंध्रावकाश क्या होते हैं, बड़े होते हैं, पोर स्पेस, और बड़े होने के कारण क्या होता है, जैसे इसके ऊपर बारिश होती तो पानी के साथ बहा कर क्या होगा, सारे जितने भी न्यूट्रिशन उसको बोलकर निचले संस्तर के अंदर ले जाएगी, जिससे क्या होगी, मृदा उर्वरता कम होगी, मृदा उर्वरता
कम होगी। इसके विपरीत देखते हैं हम, यदि मृदा के बाहरी कणों वाली है सिल्ट और कले की उर्वरता अधिक होती है। अगर मान लीजिए बलुई मृदा है तो उसकी मृदा उर्वरता कम होगी। ये ध्यान रखना, प्रश्न कभी बन सकता है कि कौन सी मृदा की मृदा उर्वरता कम होती है, तो बलुई मृदा की। और बलुई मृदा की मृदा उर्वरता कम क्यों होती है? उसके रंध्र अवकाश से क्या होते हैं, पोर स्पेस बड़े होते हैं। और कौन सी मृदा की मृदा उर्वरता अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं सिल्ट और कले की। सिल्ट व कले, हम मृदा के प्रकार कभी पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। सिल्ट व कले, तो इस मृदा की क्या विशेषता है, इसके जो बारीक कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बारीक, उसके बीच में जगह बहुत कम होती है। बारीक कण होने की वजह से क्या होगा, उसका जो निचले संस्तर में जाने के लिए उसको समय, रिसाव होने के लिए, जल का रिसाव होने के लिए निचले संस्तर में जाने के लिए समय लगेगा, है ना। तो ये इसकी क्या होगी, मृदा उर्वरता अधिक होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है कौन सा, मृदा की भौतिक दशा। यदि मृदा की भौतिक दशा अच्छी है तो क्या होगा, मृदा की उर्वरता भी अधिक होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन अभी थोड़ी देर पहले बताया, दो प्रकार से होता है, एक तो वायु अपरदन, दूसरा होता है जल अपरदन। अपरदन का अर्थ तो आपको पता ही होगा, मतलब मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्या होता है, इरोजन कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, वायु के द्वारा ऊपरी संस्तर से चली जाएगी या निचले संस्तर से चली जाएगी, है ना। तो ये वायु और जल के द्वारा दो प्रकार से। तो ये क्या, जिससे क्या मृदा का कटाव होगा, और मृदा का कटाव होगा तो उसके साथ में न्यूट्रिशन भी या पोषक तत्व ऊपरी परत को बहाकर लेके जाएगी, तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी या मृदा उर्वरता कम होगी। तो ये दो कारण थे इसके। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, अब जिस मृदा के अंदर हम फसल के लिए उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर से पोषक तत्वों की या न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी है, वो भी एक डिपेंड करेगी। मृदा उर्वरता में, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा एक निश्चित अनुपात के अंदर होनी चाहिए। देखो, सभी प्रकार की मृदाओं में अंतरित पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। सभी मृदाओं में पोषक तत्व की मात्रा अलग अलग होती है। जिससे क्या होता है, अलग अलग होती है, जिससे मृदा में पोषक तत्व की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। जिन मृदाओं में क्या निश्चित अनुपात नहीं होता, मृदाओं में पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, उसकी मृदा उर्वरता अधिक होती है। उसकी मृदा उर्वरता क्या होगी, मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी न्यूट्रिशन है वो अधिक पाए जाएंगे, तो उसकी उर्वरता भी क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, क्या है, मृदा में उसकी पोषक तत्वों की मात्रा, सभी मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। जिन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी उसकी मृदा उर्वरता भी अधिक होगी। ये अपने थे सब प्राकृतिक कारक, जो मृदा के लिए प्राकृतिक कारक है, उसके अंदर अपना कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब पढ़ेंगे हम कृत्रिम कारक, इसके सुधार करके हम मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ये कृत्रिम कारक देखो, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। जल क्रांति, पहला पढ़ेंगे जल क्रांति, वाटर लॉगिंग। ठीक है, जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल भरा हो, जब मृदा में एक प्रकार का ड्रेनेज करने की आवश्यकता होती है, जब मृदा में फसल की जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक, मतलब फसल की जितनी आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आवश्यकता से
से अधिक जल का भराव होता है, इसके निकास का उचित प्रबंध नहीं होना, इसके जल निकास का मतलब ड्रेनेज नहीं बनाया हुआ आपने, जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होना, मृदा की वायु में कमी होना, जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए जल का भराव हो गया, ये मिट्टी है, इसके अंदर जल का भराव आपका पड़ा हुआ है, जल स्तर ज्यादा है, तो यहाँ पर पौधा खड़ा है, तो इसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या होगा, अगर आपका पानी बाहर नहीं जा रहा है तो उसके अंदर क्या, मृदा की जो जड़ है उसको वायु की जरूरत होती है, तो वो वायु नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इसलिए क्या है, मृदा का वायु संचार, मृदा में वायु की कमी आएगी, मृदा में वायु की कमी होना, जिससे विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। अगर मान लीजिए मृदा के अंदर क्या वायु की कमी है, तो विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन को आस होगा, विनाइट्रीकरण होगा, नाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मृदा उर्वरता कमी होगी, जिससे क्या होगा, मान लीजिए जल का निकास नहीं होगा, जिससे वायु के अंदर कमी आएगी, मृदा में वायु की कमी आएगी, जिससे क्या होगा, विनाइट्रीकरण होगा, विनाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रोजन की कमी आएगी और नाइट्रीकरण को प्रोत्साहित होगा, जिससे क्या होगा, मृदा उर्वरता कम होगी। इस प्रकार से ये प्रभावित करता है, मृदा उर्वरता कम होगी, पहला कारण तो ये है। अब देखो, अधिक भराव से मृदा की भौतिक दशा भी खराब होती है। अगर मान लीजिए अधिक भराव हुआ है तो क्या खराब होगी, मृदा की भौतिक दशा आपको बता दिया, क्योंकि मृदा की जल धारण क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, और मृदा में वायु संचार, जल संचार की कमी, भौतिक दशा खराब हो जाती है, और जड़ों को हवा नहीं मिल पाएगी, खराब हो जाती है, तो आवश्यक पोषक तत्व का अपक्षालन के दौरान जल क्षेत्र से नीचे चलाएंगे, वो भी वायु संचार भी नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, मान लीजिए यदि जल भराव है तो ऊपरी जो जितने भी पोषक तत्व है वो इसके निस्सालन के द्वारा होगा, नीचे की तरफ बिछाव हो जाएगा और नीचे की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, देखो कृत्रिम कारक कौन सा, जल क्रांति, वाटर लॉगिंग, मतलब क्या है, अगर उचित जल निकास नहीं है, आपका जल भराव हो रहा है तो उचित प्रबंध आपका जल निकास का नहीं है, तो उसके अंदर वायु की कमी होगी, जिससे क्या होगा, विनाइट्रीकरण होगा, को प्रोत्साहन मिलेगा, और विनाइट्रीकरण के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन हटेगा, मतलब निकलेगा यहाँ से, तो इसके अंदर क्या होगा, मृदा उर्वरता के अंदर कमी होगी। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी चीज है कि जल भराव है तो भौतिक दशा खराब होगी। अगर भौतिक दशा खराब है तो न्यूट्रिशन क्या होगा, जल रिसाव के साथ क्या होगा, निचले संस्तर में जाएंगे, पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था के अंदर निस्सालन के द्वारा क्या हो जाएंगे, निचले संस्तर पर चले जाएंगे। इस प्रकार से जल क्रांति है वो किसको प्रभावित करती है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। दूसरा है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली, देखो फसल प्रणाली के अंदर क्या, मैंने पहले ही बताया था आपको, क्रॉपिंग सिस्टम इतनी अच्छा नहीं है आपका। मान लीजिए हर फसल के अंदर आप मान लीजिए जब भी फसल बो रहे तो 12 महीने के अंदर या फिर एक क्रॉप सिस्टम का जो फसल चक्र है उसके अंदर कम से कम एक बार दलहनी फसलों का लेना बहुत जरूरी है। अगर फसल प्रणाली भी अच्छी नहीं है तो आपका क्या होगा, उसके अंदर आपको मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगी। यदि निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल, एक क्या है कि मान लीजिए खेत है, यहाँ पर प्रतिवर्ष एक ही फसल लेते हैं, प्रतिवर्ष एक ही फसल का लेना, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की गिरावट होगी। मान लीजिए इस खेत के अंदर से प्रतिवर्ष एक ही फसल ले रहे कि अब की बार भी गेहूं, उसके दूसरी बार भी गेहूं, एक ही फसल लगातार उसी के अंदर लेंगे तो मृदा उर्वरता क्या है, उसके अंदर कमी आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगी, मृदा उर्वरता कम होगी। हम क्या इसका उपाय कर सकते हैं कि अब की बार मान लीजिए हर बार नाइट बदलते रहेंगे, अब की बार कम गहरी जड़ वाली बोई है तो अब की बार ज्यादा गहरी जड़ वाली बोएंगे, अधिक नाइट्रोजन चाहने वाली फसल को बाद कम नाइट्रोजन चाहने वाली फसल को, तो क्या होगा, मृदा के अंदर मृदा संरचना और मृदा का सुधार होता रहेगा और उसके अंदर से क्या है, मृदा उर्वरता बनी रहेगी। इसलिए क्या है, हमें फसल प्रणाली का एक उचित फसल चक्र बनाना चाहिए। इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, एक उचित फसल चक्र का निर्माण करना चाहिए, उचित
फसल चक्र निर्माण कर उसके हिसाब से फसल को बोना चाहिए। और प्रत्येक के अंदर क्या है, एक दलहनी फसल को समाहित करनी चाहिए। कौन सी फसल को समाहित करनी चाहिए? दलहनी फसल। ठीक है, उचित फसल चक्र का निर्माण करके इसका सॉल्यूशन क्या है, फसल प्रणाली के अंदर प्रति वर्ष एक ही फसल नहीं लेनी, उसका फसल चक्र को अपनाएंगे और प्रत्येक फसल चक्र के अंदर हम क्या है, दलहनी फसल का उपयोग करेंगे। अब देखो मृदा पीएच, मृदा पीएच, मृदा उर्वरता है पौधे के पोषक तत्वों को प्राप्त पीएच द्वारा प्रभावित, पीएच प्रभावित करेगा। किस प्रकार से प्रभावित करेगा पीएच देखते हैं। अगर पर्याप्त रूप में पोषक तत्व नहीं है तो पीएच मतलब उपलब्ध रूप में, अवेलेबल रूप में उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है तो क्या होगा, पीएच से के द्वारा प्रभावित होगी। देखो अधिक अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। कौन से न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अधिक अम्लीय मृदा होगी उसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी। एवं और कौन सी मात्रा की अधिक होगी? फेरस या लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, तांबा, इनकी अधिकता होगी। कौन सी मृदा की बात हो रही है? अम्लीय मृदा होगी। अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और फेरस यानी लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, तांबा इनकी मात्रा अधिक होगी। और ये क्या है, ये फसलों के लिए हानिकारक है, फसलों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, फसलों को क्या हानि पहुंचाएगी। ठीक है, अधिक अम्लीय मृदाओं में क्या कैल्शियम और इसकी जरूरत है तो इसकी क्या कमी हो जाती है। और फेरस, तांबे, इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसकी अधिकता हो जाती है, जो क्या फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सारी मृदाओं में, अब सारी मृदाओं में क्या होगी, इसका विपरीत हो सकता है। सारी मृदा में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसके विपरीत होगा, अधिक होती है। तथा मैग्नीज और तांबे की पर्याप्तता कम होती है। जो ये न्यूट्रिशन है इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिससे मृदा उर्वरता बनी रहती है। उर्वरता ठीक है, मृदा अधिक कम होती है। इस प्रकार से ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से मृदा उर्वरता को, अधिक अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, जिससे क्या होगा, उसके अंदर मृदा के लिए, फसलों के लिए हानिकारक है। और उसके अंदर क्या है, और सारी मृदाओं के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और मैग्नीज और तांबे की पर्याप्तता कम होती है। इस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मृदा में सूक्ष्म जीव। मृदा में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइटिस, जीवाणु, ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, शैवाल है, कवक है, एक्टिनोमाइटिस है, जीवाणु है। ये क्या मृदा के अंदर वायु संचार को बढ़ाते हैं, जो बहुत जरूरी है ना, फसलों के लिए वायु संचार बढ़ाते हैं। अगर ये बढ़ाएंगे नहीं तो मृदा की उर्वरता है वो क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से यदि मान लीजिए जिस मृदा के अंदर ये सूक्ष्म जीवों की संख्या जितनी कम होगी उतना ही मृदा के लिए मृदा उर्वरता कम होगी। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर ह्यूमस बनाने में सहायता करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करेंगे, विच्छेदन
से ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस का निर्माण कार्बनिक पदार्थों को विघटन से ह्यूमस का निर्माण करेंगे। ह्यूमस क्या, कार्बनिक पदार्थ का विघटन क्या कहलाएगा, ह्यूमस। ह्यूमस बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भूमि के सूक्ष्म जीव जितने अधिक क्रियाशील होंगे उतनी उसकी क्रियाशीलता क्या होनी चाहिए, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी उतनी भूमि उपजाऊ होगी, भूमि उपजाऊ होगी। ठीक है, ये तो था मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव। शैवाल, कवक, एक्टिन के ये क्या है, मृदा के अंदर वायुसंचरण को बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए, और क्या काम करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करते हैं और क्या करेंगे, ह्यूमस का निर्माण करेंगे। और इसके बाद सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी उतनी भूमि क्या होगी, उर्वर होगी या उपजाऊ होगी। इस प्रकार से ये भी कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। अब देखिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ सड़ने से पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अभी मैंने थोड़ी इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ा था, जो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है, तो वो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होते हैं। पौधे को बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होते हैं। क्या, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होते हैं। अगर मान लीजिए कार्बनिक मैटर अच्छा है उसके अंदर, तो इसका विच्छेदन होगा और क्या होगा, न्यूट्रिशन के रूप में पौधे को मिलेंगे। जिनसे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की अधिक होती है, उनकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है और वो मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। मतलब जितना कार्बनिक पदार्थ होगा वो मृदा क्या होगी, अधिक कार्बनिक पदार्थ होने पर मृदा की उर्वरता अधिक होती है, मृदा उर्वरता अधिक होगी। ठीक है, अब देखो जिन मृदा की उर्वरता अधिक होती है, जैसे कौन सी मृदा है जिनकी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, चिकनी मृदा बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। चिकनी मृदा होती है, आपको तालाब क्षेत्र में मिलेगी जलोढ़ मृदाओं के अंदर। चिकनी मृदा बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। देखो क्या होगी, चिकनी मृदाओं की अपेक्षा, जो मतलब बलुई मृदाओं की अपेक्षा चिकनी मृदा होती है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, जिससे क्या होगी, वो अधिक उपजाऊ होगी। अब लास्ट पॉइंट है इसका, कृत्रिम कारक का, मृदा को प्रभावित करने वाले का कृत्रिम कारक का लास्ट पॉइंट है मृदा जुताई विधि एवं समय। तो किस समय आपने जुताई की है वो भी प्रभावित करेगी। मृदा जुताई की विधि एवं समय। ठीक है, देखो ढालू खेतों में जुताई ढाल के लंबवत करनी चाहिए। किस प्रकार, जैसे ढालू खेत है तो ढाल के लंबवत, जो ढाल है ढाल के लंबवत हमें जुताई करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, मृदा का कटाव नहीं होगा, जो मृदा कटाव कम होगा। इससे क्या होगा, मृदा कटाव कम होगा और पोषक तत्व पानी के साथ बहकर नीचे नहीं आएंगे। और पोषक तत्व क्या है, बहकर निचले भागों में नहीं आएंगे, भाग में नहीं आते। और अधिक जुताई करना भी हानिकारक है। अगर मान लीजिए बार बार जुताई कर रहे हैं तो मृदा की संरचना और प्रोफाइल है वो नुकसान होगी, मृदा संरचना। तो अधिक जुताई हानिकारक है।
ठीक है, अधिक जुताई भी क्या है, हानिकारक है, क्योंकि अधिक ताप से कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं। और मान लीजिए अधिक ताप होगा, सीधा क्या होगा, सीधी कार्बनिक पदार्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे तापमान का सीधा पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ है, अधिक ताप से कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, का विघटन जल्दी होगा, कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं और इससे क्या होता है, भौतिक दशा भी खराब हो जाती है। और उचित गहराई तक समय जोतना चाहिए, और एक निश्चित गहराई पर ही इसकी जुताई उचित गहराई पर ही करनी चाहिए। उसकी गहराई भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अंधाधुंध करते रहे, है ना। इससे क्या होगी, उर्वरता शक्ति है वो बनी रहती है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से मृदा जुताई और विधि का और समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी के अंदर जुताई करनी चाहिए या फिर कितनी गहरी जुताई करनी चाहिए, बार बार जुताई नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करेंगे। तो ये तथा मृदा उर्वरता और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब पढ़ेंगे हम मृदा उत्पादकता। दूसरा आप देखते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और बालू पत्थर के अपक्षय के द्वारा बलू मृदा का निर्माण होता है। अम्लीय दो होती है, एक अम्लीय होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है।